हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी हो रही थी उसी में आज हम अपनी इस क्लास को भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो हम यार इससे पहले की क्लास में भी देख चुके हैं कि हम किस प्रकार से अपने भारत देश के संविधान का अध्ययन कर रहे थे एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इस भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी सारे हमारे अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है या जितने भी नियम एवं कानूनों का प्रावधान किया है हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने या संविधान के निर्माताओं ने, उन्हीं सारे प्रावधानों का या उन्हीं सारे अनुच्छेदों का वर्णन हम इस क्लास के माध्यम से या जो भी सारी चीजें हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला के अनुसार हम सारी चीजों को अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और महज हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य नहीं होगा। हम लोग यार इंडियन पॉलिटी तो पढ़ ही रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के साथ साथ में हम अपने देश के संविधान से भी रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को देखते चलिएगा और आनंद लेते चलिएगा इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का कि हमारे जो भी संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने संविधान का बड़े ही बेहतरीन अंदाज में निर्माण किया और निर्मित करके इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक से पलायन कर गए। ठीक है, देखते हैं इसी में आनंद लेते रहिएगा मेरे साथ में इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का कि क्या प्रावधान इनमें देखने के लिए मिलता है और ऐसी कौन कौन सी बातों का प्रावधान किया गया है जिससे कि इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में या इस पूरे के पूरे भारत जैसे धनाढ्य प्रदेश में इन सारे नियम और कानूनों का प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। और किस कारण उस मिलता है, तो ये मिलता है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या जो भी यहाँ की व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था या जो भी व्यवस्था है हमारी सामाजिक व्यवस्था या इस प्रकार की अन्य जो व्यवस्थाएं हमारी इस भारत देश के संदर्भ में प्रचलित हैं, उन्हीं के संदर्भ में इन सारे प्रावधानों को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में सजाया गया है। ठीक है, देखते हैं इसी में सर्वप्रथम इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, उसके पश्चात यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो हम इस क्लास के माध्यम से बात कर रहे थे भाग 5 की, जिसमें हम लोगों ने संघ की बात की थी, अर्थात केंद्र सरकार की बात हम कर रहे थे। ठीक है, और इस केंद्र सरकार में हम लोग केंद्र की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे, कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे बड़े ही बेहतरीन अंदाज में, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके माध्यम से हम इससे पहले की क्लास में अनुच्छेद 123 तक की बातों का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति महोदय के अध्यादेश के संदर्भ में या जो भी प्रावधान मिलता है भारतीय संविधान में वो हमको अनुच्छेद 123 के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है। तो आज जो हम पूर्णतः अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं वो अनुच्छेद 124 से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी आज जो हम अपनी बात को आपके समक्ष रखने वाले हैं वो अनुच्छेद 124 से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सर्वप्रथम इस 124 के अंतर्गत क्या बात कही गई, तो अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 इसके मध्य में जितने भी अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है
वो सारे के सारे अनुच्छेद हमारे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बातों का प्रावधान करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग इस चैप्टर को नाम देते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम देते हैं? आज जो हम अध्ययन करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में वो जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे भारत देश की सर्वोच्च न्यायालय है इसके संदर्भ में ऐसी कौन कौन सी बातों का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है या राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा किया गया है, जो कि आज हम इसको बड़े ही बेहतरीन अंदाज में अध्ययन तो करते ही हैं और अध्ययन के साथ साथ में इनके हम तथ्यों को भी इस क्लास के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे भारत देश के संदर्भ में ये सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट हमारे किस प्रकार से कार्य कर रही है पूरे देश के संदर्भ में। ठीक है, तो देखते हैं और जानते हैं या रूबरू होते रहेंगे इस सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, और थोड़ा सा एकाग्रता भी बना करके रखिएगा क्लास में। ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट में जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया वो हमारा प्रावधान देखने के लिए मिलता है अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य में, यानी इस बीच के जितने भी आर्टिकल हमको पढ़ने हैं वो हमको सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में क्या करने हैं, अध्ययन करना है। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 124 क्या प्रावधान करता है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। सर्वप्रथम इस सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको हम सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात में इसी को हम उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड उच्चतम न्यायालय के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के नाम से तो जानते ही हैं। तो इसके दो तीन नाम है, हमको क्या होना है, रूबरू होते रहना है हर एक नामों से। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें अनुच्छेद 124 क्या प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 124 प्रावधान करता है सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संदर्भ में, यानी भारत देश में एक हमारा क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। इसका प्रावधान कहां पे देखने के लिए मिलता है, ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 के मध्य में इसका प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एक बेहतरीन अंदाज में। और इतना ही नहीं, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका गठन तो कर दिया गया अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, लेकिन ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हमारे इंडिया के अंतर्गत बहुत ही पहले हो जाती है, अर्थात जिस समय ब्रिटिशों का शासन था उसी काल के पश्चात में या उसी काल के दौरान ही हमारा भारत के संदर्भ में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया जाता है ब्रिटिशों के सरकार में। जिस समय ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजी हुकूमत हमारी इंडिया के अंतर्गत शासन कर रही थी, तो उसी के अंतर्गत इस सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। और किसके अंतर्गत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 इसके मध्य में, यानी ये एक प्रकार का हमारा अधिनियम था जो कि अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन से लाया गया हमारा एक प्रकार का नियम था। इसी नियम के माध्यम से हमारे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था हमारा, वो उस ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत ही इस अधिनियम के द्वारा हमारे कई सारे कार्य किए गए। तो इसी के या इसी कानून के माध्यम से हमारा एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी भारत के अंतर्गत किया गया। ये इस कानून के तहत किया गया और किया कब गया, तो 1950 में। कब किया गया, 1950 में। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में जिस समय इसका गठन किया गया था उस समय फिलहाल में इसमें बहुत कम ही जज थे,
यानी कुल मिलाकर के कितने जज थे? कुल मिलाकर के 7 जजों का प्रावधान था उस समय। यानी शुरुआती दौर में जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे वो 7 जज थे, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में बात करें तो वर्तमान में आज इसमें 33 हमारे अन्य जज हैं। कौन है? 33 हमारे अन्य जज हैं एवं एक हमारा क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई एक बेहतरीन अंदाज में। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि कुल मिलाकर के 34 जजों की व्यवस्था आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और शुरुआती दौर में कितने जज थे हमारे, इसको भी हमने याद रखना है। ये हुई इतनी सारी बातें अनुच्छेद 124 से रिलेटेड, जो कि हमारा इसके गठन के संदर्भ में और इसका गठन कब किया गया, भारत के अंतर्गत में इन तमाम सारी बातों का जो जिक्र किया गया वो हमारे अनुच्छेद 124 के मध्य में किया गया है। ठीक है, और अगर इनके संदर्भ में और भी कई सारे बातें प्रचलित हैं हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत में और भारतीय संविधान के अंतर्गत में, क्या है कि अगर हमको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या सर्वोच्च न्यायालय का जज बनना है तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो इसके योग्यताओं के संदर्भ में थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर हमको बनना है जज, कहां का जज बनना है मेरे से? हमको जज बनना है सर्वोच्च न्यायालय का। कहां का? सर्वोच्च न्यायालय का। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए? 2-3 योग्यताएं हमको याद रखनी है, जो कि अगर किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का जज बनना है तो 2 से 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सा? पहला कि कम से कम वो 10 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में, कम से कम 10 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो या वकील रह चुका हो, वकालत कर चुका हो या वकील रह चुका हो। पहली कंडीशन ये याद रखनी है। एंड दूसरी कंडीशन, कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष के लिए जज रह चुका हो। दूसरी हमारी ये कंडीशन हो गई। एंड तीसरी कंडीशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, अन्यथा आज भारत का हर एक वकील या भारत देश का हर एक वकील हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज क्या होता? बन सकता था। ठीक है, अगर केवल और केवल इन 2 नियमों को रखा जाता तो भारत देश का हर एक वकील आज सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता था। लेकिन यहाँ पे एक हमारी दुविधा वाली बात ये उत्पन्न हो जाती है कि एक हमारी कठोर नियम लगा दिया गया यहाँ पे कि एक हमारा नियम ये बोला गया कि वो राष्ट्रपति के नजर में क्या होना चाहिए बेटा? राष्ट्रपति के नजर में कानून का क्या होना चाहिए? कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। अब कानून का विशेषज्ञ से क्या तात्पर्य है कि राष्ट्रपति महोदय की नजर में वह कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। अर्थात यार कोई भी जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो होगा नहीं। अब छोटा मोटा से तात्पर्य ये है कि पैसे रुपए और कद में छोटा मोटा नहीं, नॉलेज के मामले में, कानून के मामले में उसको विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो राष्ट्रपति के नजर में उसको कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। अर्थात कहने से तात्पर्य यही है कि वो कानूनी कार्यवाही में या कानूनी चीजों में उसको महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो व्यक्ति हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। क्योंकि यार जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं होते हैं, काफी शिक्षित, काफी समझदार और काफी जागरूक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। अगर यहाँ पे किसी जज के द्वारा
तनिक भी न्याय करने में कोई गलती हो जाती है तो फिर यार एक प्रकार से बोल सकते हैं ना कि एक कहावत टाइप में प्रचलित है कि 100 एक प्रकार से बोले दोषियों को सजा हो जानी चाहिए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा करके एक प्रावधान हमारा प्रचलित है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में जो भी ये लोग निर्णय लेते हैं काफी यार सोच समझ करके विचार विमर्श करके ये काफी सारा बेहतरीन अंदाज में निर्णय लेते हैं। ठीक है, और काफी सारा एक्सपीरियंस होता है इनको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के संदर्भ में। हम लोग देखते होंगे कि कोई युवा नहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज होता, वो सारे के सारे 50 साल 60 साल 65 वर्ष तक तो आयु ही इनकी होती है, लेकिन सारे के सारे जज जो भी मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट में वो 50 के पार वाले जज ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते अनुभव भी हो जाता है और सारे लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें प्रचलित हैं, तनिक भी अगर न्याय में रियायत हुई तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, इसी कारणवश काफी सारी चीजें बोल दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। और इसी के पश्चात में राष्ट्रपति के नजर में कानून का विशेषज्ञ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को कैसे पता कि कोई भी व्यक्ति कानून का विशेषज्ञ है या नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं में भी कानून नहीं जानते हैं, उनको तो यार बिठा दिया गया ऐसे, उनकी तो नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति भी कानून का विशेषज्ञ नहीं होता है, कानून से रूबरू नहीं होता है। हाँ, हालांकि एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि छोटी मोटी चीजों से रूबरू होते हैं, लेकिन कानूनी चीजों से राष्ट्रपति महोदय भी रूबरू नहीं होते हैं, जिस कारणवश ये पहचानेंगे कैसे कि ये व्यक्ति हमारा कानून का विशेषज्ञ है। तो इसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत में कि अगर या भारतीय संविधान के अंतर्गत में कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमको राष्ट्रपति महोदय के नजर में कानून का विशेषज्ञ साबित करना है तो फिर एक व्यवस्था लाई गई जिसको हम कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। क्या बोला गया? कॉलेजियम। कॉलेजियम प्रणाली भी बोल सकते हैं या व्यवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस कॉलेजियम प्रणाली में हमारे 5 जज होंगे या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि 5 जजों का समूह होगा ये। ठीक है, और इसी समूह को हम कॉलेजियम व्यवस्था या कॉलेजियम प्रणाली के नाम से जानते हैं। और ये जो 5 जज होंगे ये यार हमारे जज तो वैसे भी कानून के जानकार ही होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से जो भी हमारे राष्ट्रपति महोदय होंगे वो किसी को भी नियुक्त करेंगे जज के रूप में। ठीक है, अब ये कॉलेजियम व्यवस्था होती क्या है? तो 2 व्यवस्थाएं याद रखना। अगर जजों की नियुक्ति करनी होगी तो 2 व्यवस्थाओं के अंतर्गत हमारे जजों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में केवल और केवल एक ही व्यवस्था हमारी प्रचलित है जिसको हम लोग कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। एक हमारी व्यवस्था और याद रखिएगा, न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको याद रखिएगा। एक हमारा जजों की नियुक्ति के लिए ये सिस्टम प्रचलित है और दूसरा ये सर्वप्रथम जो सर्व प्रचलित है वो कॉलेजियम प्रणाली है। न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है कि जिस समय हमारे एक प्रकार से बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री पद से या जो भी सारा सिस्टम है ये इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो उस समय अपने कार्यकाल की समाप्ति के दौरान में ही इन्होंने एक व्यवस्था को क्या किया था, यानी लागू करने का प्रयास किया था। और वो व्यवस्था थी हमारी कौन सी? न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था। यानी इसमें ये कहा गया था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में यह एक प्रकार का पैनल होता है और इस पैनल में 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से इन 6 सदस्यों में से
जो दो हमारे होते हैं वो दो जज होते हैं और दो हमारे कानून के विशेषज्ञ होते हैं, दो कानून के विशेषज्ञ होते हैं एंड दो हमारे मंत्री होते हैं, जिसमें से इस मंत्रियों में एक मंत्री होगा कानून मंत्री, कानून मंत्री एंड दूसरा इसी में होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा मेरे से? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इन 6 लोगों को मिलाकर के एक पैनल तैयार किया गया जजों की नियुक्ति के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और फाइनली ये जैसे ही ये हमारा आयोग तैयार होता है, इसके माध्यम से कई सारी बातों को बोला गया कि अगर जजों की नियुक्ति करना है इस न्यायिक नियुक्ति आयोग के आधार पे, तो फिलहाल में कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? उसमें किया जाएगा कि दो हमारे जज होंगे, इनकी सलाह ली जाएगी, दो कानून के विशेषज्ञ होंगे, इनकी सलाह ली जाएगी, उसके पश्चात में दो मंत्री होंगे, एक कानून मंत्री और एक प्रधानमंत्री, इनकी भी सलाह ली जाएगी। अगर ये लोग बोल देते हैं या किसी भी व्यक्ति का नाम अगर सुझाव में देते हैं, तो फिर हम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक हमारी दुविधा वाली बात ये हो जाती है कि मंत्रियों के संदर्भ में बात करें जिसकी सरकार, फिर उसी को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि ये लोग तो हमेशा रहेंगे इस पैनल में और ये भी रहेगा हमेशा इस पैनल में। और ये मंत्री हमारे चेंज होंगे, दोनों मंत्री। ये दोनों मंत्री कैसे चेंज होंगे? जिसकी सरकार होगी वही प्रधानमंत्री होगा और जो प्रधानमंत्री होगा वही अपने मंत्री को मंत्री डिसाइड करवाता है राष्ट्रपति जी के बदौलत। ठीक है, तो फिर क्या होगा? कानून मंत्री भी उसी का, प्रधानमंत्री भी उसी का। तो ये दोनों जिसको भी चाहेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारणवश बोला गया इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसको मना कर दिया या रद्द कर दिया। और हाँ, ये बिल्कुल एकदम पारित हो चुका था संसद में भी प्रचंड बहुमत के साथ में पारित हो गया। उसके पश्चात में राष्ट्रपति महोदय के पास में गया, राष्ट्रपति महोदय ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हस्ताक्षर भी किया। तो एक प्रकार से यह पूरी तरीके से यह व्यवस्था पारित ही हो गई थी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि हमारे नियुक्ति के संदर्भ में कानून बनाया गया और जैसे ही ये कानून सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसको बड़े ही बेहतरीन अंदाज में रद्द कर देती है असंवैधानिक करार देते हुए। असंवैधानिक इसी कारणवश करार दिया गया क्योंकि जिसकी सरकार होगी फिर उसी को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर जज बनना होगा तो फिर इन दोनों लोगों के नजरों में हमको अच्छा रहना पड़ेगा। ये लोग जो भी कहेंगे वही होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यार प्रधानमंत्री उसी का, कानून मंत्री उसी का, तो फिर ये सिस्टम खराब हो जाता था। ठीक है, तो इसी कारणवश इसको रद्द कर दिया गया और वर्तमान में जो भी सारा सिस्टम हमारा प्रचलित किया गया जजों की नियुक्ति के संदर्भ में, वो कॉलेजियम व्यवस्था को ही हमारा क्या किया गया? माना गया। इस कॉलेजियम में 5 हमारे जज होते हैं, यही राष्ट्रपति महोदय को सुझावित करते हैं और इन्हीं जजों के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं बड़े ही बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, तो ये हुई इनकी नियुक्ति के संदर्भ में कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, योग्यताएं क्या होती है गठन के संदर्भ में। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि अगर इनकी नियुक्ति के संदर्भ में जान लिया हमने, तो इनको हटाने के संदर्भ में भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हम किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े संवैधानिक पद होते हैं, उन सभी संवैधानिक पदों पर अगर कोई भी व्यक्ति हमारा बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को हटाने के लिए एक हमारा शब्द यूज किया जाता है जिसको हम महाभियोग के नाम से
जानते हैं। ये बड़े बड़े पदों को रिक्त करने के लिए एक शब्द यूज किया गया है, महाभियोग। ठीक है, लेकिन यहां से एक पॉइंट पकड़ने वाली बात यह है कि महाभियोग शब्द अगर हम प्रयोग करेंगे तो केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय को के ऊपर पद रिक्त करने के संबंध में महाभियोग शब्द यूज करेंगे। बाकी अन्य जो हमारे बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं इनमें भी लाया महाभियोग ही जाता है इनको हटाने के लिए, लेकिन महाभियोग शब्द की जगह हम लोग एक शब्द और यूज करते हैं, अन्य शब्द, जिसको हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो महाभियोग के जैसे ही हमारी एक प्रक्रिया लानी पड़ेगी, जो कि एक प्रकार से महाभियोग ही बोल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात होती है ये हमारे, और सबसे खतरनाक कानून यही होता है महाभियोग, क्योंकि छोटे मोटे व्यक्तिगत महाभियोग कभी भी नहीं लाया जा सकता है और ना ही लाया जाता है। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। हटाने के संदर्भ में बात हो गई महाभियोग की, और बात करें अगर तो कई सारे अभी वर्तमान तक की स्थिति में ऐसा कोई भी जज हमारे नहीं हुआ है कि उसके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रावधान हमारे किसी भी व्यक्ति के द्वारा या संसद के द्वारा किया गया हो। लेकिन हाँ, इनको हटाने का प्रयास कई बार किया गया, लेकिन विधेयक हमारा क्या नहीं हो पाया, पारित ही नहीं हो पाया। कुछ जज हमारे प्राचीन समय में ऐसे हुए, जैसे रामास्वामी हो गए, रंगास्वामी हो गए, इन जैसे लोगों के ऊपर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया हमारे लगाया जा रहा था या प्रक्रिया को शुरू किया गया था, लेकिन फाइनली विधेयक पारित ही नहीं हो पाया। लेकिन एक हमारे जज ऐसे होते हैं दीपक मिश्रा जी, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के 45वें जज थे। इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया हमारे लाई जानी थी, लेकिन ये हमारी शुरू ही नहीं हो पाई। उन लोगों के ऊपर शुरुआत हो चुकी थी, विधेयक पारित नहीं हुआ था, और इनके ऊपर शुरुआत ही नहीं हो पाया, अर्थात 1/4 मत हमारा स्टार्ट ही नहीं हो पाया, तो पारित होने की तो कोई संभावना ही व्यक्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। और महाभियोग क्या होता है, ये राष्ट्रपति चैप्टर में मैंने बेहतरीन अंदाज में इसका बड़े ही बेहतरीन अंदाज में वर्णन किया है। ठीक है, इसके संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट का जज हमको बनना है तो अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आयु के संदर्भ में भी याद रख लीजिएगा, आयु कम से कम जो पद पर बने रहेंगे, कोई भी व्यक्ति पद पर बना रहेगा तो वो कम से कम 6 वर्ष के लिए बनेगा। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु सीमा वो होनी चाहिए 65 वर्ष की। ठीक है, यानी 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट का जज हमारे बना जा सकता है। ठीक है, यदि इस 65 वर्ष से पहले ये कार्यकाल कंप्लीट होता है तो फिर कार्यकाल के संबंध में रिटायरमेंट लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 65 वर्ष में रिटायरमेंट होता है तो फिर इनका रिटायरमेंट होता ही होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आई होप समझ में आई होंगी सुप्रीम कोर्ट के जज के संदर्भ में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग समझ चुके होंगे। अनुच्छेद 124 बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इन तमाम सारी प्रावधानों का जिक्र करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के संदर्भ में ये हमारा वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 125 की बात करते हैं। ये अनुच्छेद 125 क्या प्रावधान करता है, तो ये प्रावधान करता है न्यायाधीशों के वेतन के संदर्भ में, यानी जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनके वेतन के संदर्भ में प्रावधान करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनका वेतन कितना होगा, तो एक बात यहां पे याद रखिएगा
कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका जो मंथली वेतन होगा वो 2,80,000 रुपए होगा। यानी 2,00,000 रुपए और 80,000 रुपए ये हमारे मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संदर्भ में इतनी वेतन। और जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनकी 2,50,000 रुपए यानी मंथली 2.5 लाख रुपए अन्य हमारे न्यायाधीश इनको क्या करते हैं, इतनी सैलरी मिलती है। तो वही सैलरी का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 100 किसमें किया गया, 125 के अंतर्गत किया गया है न्यायाधीशों का वेतन का प्रावधान। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में अनुच्छेद 126 क्या प्रावधान करता है बेटा, ये अनुच्छेद 126 क्या प्रावधान करता है, ये प्रावधान करता है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान क्या करता है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अब ये कार्यकारी होता क्या है, तो मेरे शेर शब्द को पकड़िएगा। कार्यकारी होता क्या है, कार्यकारी से मतलब होता है टेम्परेरी, कार्यकारी न्यायाधीश टेम्परेरी जज अर्थात अस्थायी जज, जिसको स्थायित्व प्रदान ना किया गया हो वो हमारा अस्थायी होता है। ठीक है, तो बाई चांस कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी हम लोगों ने देखा कि 33 हमारे अन्य जज होते हैं और एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है। कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ये मुख्य न्यायाधीश हमारे नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी कारणवश कहीं दूसरे देश में चले गए या दूसरे देश की हमारी इंटरनेशनल बैठक हो गई तो दूसरे देशों में हमारे चले गए वो इस सुप्रीम कोर्ट की बैठक के संदर्भ में, या किसी बीमारी से ग्रसित हो गए, किसी शादी विवाह पार्टी फंक्शन में चले गए। ठीक है, तो इन सभी कारणों की वजह से अगर इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो फिर उस संदर्भ में ये जो मुख्य न्यायाधीश का पद होता है मेरे बेटे, ये क्या होता है कि पद रिक्त हो जाता है। तो अब पद तो हमेशा के लिए तो रिक्त होगा नहीं, क्योंकि जब तक चीफ जस्टिस नहीं अर्थात इनका हेड नहीं तो यार कार्य हमारा संचालित होगा नहीं। तो इस संदर्भ में क्या किया जाएगा, इस संदर्भ में किया जाएगा कि ये जो मुख्य न्यायाधीश का पद है ये अब रिक्त नहीं होगा। इन्हीं 33 जजों में से, किसमें, इन्हीं 33 जजों में से जो सीनियर जज होगा हमारा, उसी को हम कुछ समय के लिए इस मुख्य न्यायाधीश के पद पर क्या करेंगे, नियुक्त कर देंगे। ठीक है, और जब ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये बंदा नियुक्त होगा तो फिर ये हमारा सारा जो सिस्टम होगा वो मुख्य न्यायाधीश के तौर पे भी संचालित करेगा। और जो भी सारी फैसिलिटीज, जो भी सारी सुविधाएं हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय को प्राप्त करवाई जा रही थी, उनकी सैलरी से लेकर के वेतन, भत्ते, सुविधाएं या अन्य जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को मुहैया कराई जा रही थी, वो तमाम सारी फैसिलिटीज अब इस व्यक्ति को भी दी जाएंगी। भले ये 2 दिन के लिए ही क्यों ना कार्यकारी पद पे बैठा हो, 2 दिन पे बैठेगा फिर भी 2 दिन के हिसाब से 2,80,000 की पेमेंट इनको दी जाएगी। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है और ये सारी चीजें याद रखना है। कुछ समय के लिए ही नियुक्त होते हैं। तो ये अनुच्छेद 126 ये प्रावधान करता है एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 127 की कि ये क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 127 अनुच्छेद 127 ये क्या प्रावधान करता है बेटा, तो अनुच्छेद 127 प्रावधान करता है कि
कभी कभार ऐसा हो जाता है, इसमें हम बोल ही देते हैं तदर्थ न्यायाधीश। क्या बोलता है बेटा? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? तो मेरे शेर शब्द को पकड़ना, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? तदर्थ से तात्पर्य यह है कि हमारा एक प्रकार से बोले तो गण पूर्ति टाइप में। ठीक है, गण पूर्ति यानी एक प्रकार से यह कानून ही होता है। एक प्रकार से तदर्थ का मतलब ये एक प्रकार का कानून ही होता है। ठीक है, अब कानून किस प्रकार का? कानून इस प्रकार का कि कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ये हमारे 33 जो जज हैं, अन्य जज ना, ये नहीं होते हैं। बाई चांस 33 में से 10-15 ठो जज ऐसे हो गए कि नहीं है, तो अब यहाँ पे तो संख्या खाली हो गई। अब कोई भी अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाएगी तो पीठ तो हमारी कंप्लीट नहीं, तो अब इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके पश्चात में ही सुप्रीम कोर्ट का भाई ये तो प्रावधान है, ये तो नियम है, तो इस कारणवश 33 लोगों की पीठ तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो अब इस संदर्भ में क्या किया जाएगा? तो मेरे बेटे इस संदर्भ में ये किया जाएगा कि कुछ हमारे एक प्रकार से बोले तो अब यहाँ पे जो जजों को भरा जाएगा, ये दूसरे न्यायालयों से ला करके यहाँ पे जजों को भरा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, तो दूसरे न्यायालयों से कैसे? तो बाकी बचते हैं पूरे इंडिया में हमारे हाई कोर्ट। और इस समय अगर वर्तमान की स्थिति में मैं बात करूं मेरे से, तो वर्तमान में कुल मिलाकर के 25 ठो हमारे हाई कोर्ट हैं भारत में। पूरे भारत में वर्तमान की स्थिति में कितने हाई कोर्ट? 25 हाई कोर्ट हैं। इन्हीं 25 हाई कोर्टों के जो भी हमारे एक प्रकार से बोले मुख्य न्यायाधीश होंगे, राष्ट्रपति महोदय इनकी अनुमति लेंगे। यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, इनकी अनुमति लेंगे। और एक प्रकार से बोले तो यहाँ पे जो भरे जाएंगे, यहाँ पे भरे जाएंगे मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। यानी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जजों की नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में करता है वो राष्ट्रपति महोदय करता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति महोदय करेंगे किसकी सलाह से? कॉलेजियम की सलाह से। ये तो हुई डायरेक्टली नियुक्त करने की। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो फिर कैसे नियुक्ति की जाएगी? तो फिर इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय सलाह लेंगे किससे? ये मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। और ये मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे एक प्रकार से राष्ट्रपति महोदय से कि 33 जजों की पीठ कंप्लीट नहीं है, अर्थात इन रिक्त पदों को आप भरिए, कैसे भी भरिए। ठीक है, तो इनकी सलाह पे राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि जजों की नियुक्ति करते हैं। सलाह इनसे लेंगे और जो अनुमति ली जाएगी कि आपके हाई कोर्ट से हमको जजों की आवश्यकता है, तो जिस भी हाई कोर्ट से जजों को बुलाया जाएगा, वहां के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे राष्ट्रपति महोदय अनुमति लेंगे कि यदि आपके हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई जज अगर खाली है तो आप कुछ समय के लिए हमको अपने जज को दे दीजिए, जिससे कि हमारा ये पीठ क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और यह भी अनिवार्य नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट से सारे जज आए हों। 25 हाई कोर्ट है पूरे भारत के अंतर्गत, तो 25 में से किसी में से भी बुलाया जा सकता है। राजस्थान से भी हो गया, यूपी से कुछ जज हो गए, हरियाणा से कुछ जज हो गए, तमिलनाडु से कुछ जज हो गए, महाराष्ट्र से कुछ जज हो गए। तो इस प्रकार से पूरे भारत से हमको जजों को बुलाया जा सकता है। और यह भी अनिवार्य नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट से जज होने चाहिए। ठीक है, तो जो अनुमति लेंगे वो यहाँ के हाई कोर्ट से अनुमति लेंगे और जो सलाह देंगे वो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पे ये हमारे स्थान क्या किए जाएंगे? भरे जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें याद रखना है। और एक बात ये भी याद रखना
कि यह भी आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय को अगर ये चीज बोल दी गई है कि आपके हाई कोर्ट से हमको जजों की आवश्यकता है, तो वो जज बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति की बात माने ही मांगे। उसकी इच्छा होगी तो वो अपने हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो राष्ट्रपति महोदय को साफ मना कर देगा कि हम अपने जज को आपके पास नहीं भेज सकते हैं। यदि आपके पास हम जजों को भेज देंगे तो हमारे यहाँ की पीठ क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस संदर्भ में बाध्यता भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ हमारे ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां पे यार जजों की संख्या काफी है, यानी काफी से भी काफी है। अब हम लोग अगर अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर वर्तमान की स्थिति में बात करें तो कम से कम 165 जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब एक दो जज यार यहां से उठ करके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो कौन सी इतनी बड़ी तबाही आ जानी है। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में अन्य जज हमारे नहीं हैं तो फिर राष्ट्रपति महोदय इलाहाबाद का जो भी हाई कोर्ट होगा, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे इनसे स्वीकृति प्रदान करेंगे कि आपके 165 जजों में से कोई भी जज अगर खाली है वर्तमान की स्थिति में तो आप कुछ समय के लिए उसको हमारे पास भेज दीजिए, जिससे कि हमारी पीठ कंप्लीट हो जाए और यहाँ का कार्य सुचारू रूप से एक बेहतरीन अंदाज में संचालित हो सके। ठीक है, अब उनकी इच्छा होगी तो वो इस बात को मानते हुए अपने यहाँ के एक जज को, दो जज को या जितने की डिमांड होगी उतने जजों को वो दे देंगे। और अगर उनकी स्वीकृति नहीं हुई, उनकी इच्छा नहीं हुई तो फिर वो बाध्य नहीं है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यही बात करता है अनुच्छेद 127। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 128 की कि भारतीय संविधान में संविधान के जो भी हमारे निर्माता थे उन्होंने किस प्रकार से अनुच्छेद 128 का प्रावधान किया है एक बेहतरीन अंदाज में। अनुच्छेद 128, सारी बातों को देखते चलना मेरे से, बातों को रटना नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 128 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 128 प्रावधान करता है कि एक प्रकार से बोले कि कभी कभार ऐसा होता है कि इन्हीं तदर्थ न्यायाधीशों को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग एडहॉक जज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एडहॉक जज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमको एडहॉक जज नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, या कुछ हाई कोर्ट ने मना कर दिया, कुछ के यहाँ पे हमारे जज खाली ही नहीं है, तो कोई भी परिस्थिति हमारी हो सकती है कि ये जो जज होते हैं ये एडहॉक जज नहीं मिल पाते हैं। तो इस परिस्थिति में एक अलग से प्रावधान और किया गया भारतीय संविधान में, और वहां पे ये कहा गया कि यदि तदर्थ न्यायाधीश प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर इसके संबंध में अनुच्छेद 128 ये प्रावधान करता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया मेरे बेटा एकदम बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, सेवानिवृत्त से क्या तात्पर्य है कि जो भी जज हमारे रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर तदर्थ न्यायाधीश नहीं मिल रहे हैं तो फिर रिटायर्ड जज को बुलाया जाएगा। रिटायर्ड जज को क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि तदर्थ न्यायाधीश मिले नहीं और हमको यहाँ की पीठ भी कंप्लीट करनी है। तो इस संदर्भ में जो भी हमारे जज रिटायर्ड हो चुके हैं उनको कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा। इसको भी बड़े ही बेहतरीन अंदाज में संविधान के निर्माताओं ने प्रावधानित किया अनुच्छेद 128 में, जो कि एक, मैं तो यार बोल सकता हूं कि एक प्रकार से बड़ा ही बेहतरीन संविधान निर्मित किया हमारे संविधान को निर्माण करने वाले या निर्मित करने वाले। ठीक है, देखो कि अगर न्यायाधीश नहीं है तो क्या होगा, उनका पद अगर खाली होता है तो फिर क्या किया जा सकता है,
और अगर तदर्थ भी नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर क्या व्यवस्था की गई, तो एक प्रकार से बड़ा ही बेहतरीन संविधान बनाया हमारे संविधान के निर्माताओं ने। सलाम है ऐसे संविधान के निर्माताओं को जो कि यार संविधान को निर्मित करके चले गए इस पूरी की पूरी पृथ्वी लोक से, ठीक है, और अपने पीछे या अपनी यादों में छोड़ गए वो एक एक बड़ा ही बेहतरीन भारत का संविधान, ठीक है। तो सेवानिवृत्त जजों का भी प्रावधान किया गया और फिलहाल में ये जो सेवानिवृत्त जज होते हैं ये अच्छा डिसीजन नहीं दे पाते हैं कभी कभार। ऐसा क्यों? क्योंकि रिटायर्ड भी हो चुके हैं बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति, दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो अच्छा डिसीजन नहीं दे पाते हैं। डिसीजन के मामले में जो हमारे अन्य न्यायाधीश हैं वो एकदम बेहतरीन अंदाज में डिसीजन देते हैं और ये जो तदर्थ न्यायाधीश हैं ये बेहतरीन अंदाज में एक प्रकार से डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिसीजन नहीं देते हैं क्योंकि इनको किसी भी प्रकार के तनाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति इनके पास में नहीं होती है। रिटायर्ड पहले से होते हैं, पेंशन मिल रही होती है, तो ना ही इनको प्रमोशन की दिक्कत, ना ही रिटायर्ड होने की टेंशन, ना ही पेंशन की टेंशन, किस प्रकार की टेंशन, जो मन में आए डिसीजन दे दो, ठीक है। लेकिन हाँ एकदम उस तरीके का डिसीजन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इनके निर्णय में थोड़ा सा झोल झाल हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से जब ये नहीं मिलते हैं इसी कारणवश लास्ट स्टेज में ही इनको बुलाया जाता है, ठीक है। ये हुआ अनुच्छेद 128 कि ये क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत में। इसके पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 129 कि अनुच्छेद 129 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 129 ये बोलता है अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का प्रावधान बोलता है मेरे शेर। ये क्या बोलता है? अभिलेख न्यायालय का प्रावधान, ठीक है। ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 129 में ये प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी प्रकार का कोई फैसला सुनाती है तो वो बड़े ही विचार विमर्श और सोच समझ करके कोई फैसला सुनाती है, क्योंकि वहां के जो जज होते हैं वो एक बेहतरीन कानून के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। तो वो जो भी फैसला सुनाते हैं वो एकदम विचार विमर्श से और बेहतरीन अंदाज में सुनाते हैं। तो जिस कारणवश वो यार कुछ हमारी ऐसे केस हो जाते हैं कि वो कुछ ऐसे फैसले सुना देते हैं जो कि अनुच्छेद 129 के अंतर्गत वो फैसला उनका एक अभिलेख बन जाता है हमेशा और हमेशा के लिए। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि अब अगर वर्तमान की दृष्टि में जो फैसला हमने दे दिया, अगर बाद में भी या आने वाले समय में भी इस प्रकार का कोई फैसला अगर न्यायालय में आता है तो फिर आज जो हम फैसला इस मतलब मुकदमे में जो हमने दिया, इस मुकदमे की सुनवाई ना की जाएगी, डायरेक्टली उस पे फैसला दे दिया जाएगा, ये जो कि ये दर्शाएगा कि एक प्रकार का अभिलेख बन चुका है। वो अपने भी न्यायालय में हो सकता है और अपने निचले न्यायालयों के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हम अगर पेन चुराने का मुकदमा हमारे सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि पेन चुराया गया है तो 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब ये एक प्रकार से अभिलेख बन गया, नजीर बन गया, ठीक है, रिकॉर्ड बन गया कि अब अगर किसी भी प्रकार का पेन चुराने से रिलेटेड या कॉपी किताब बस्ता चुराने से रिलेटेड केस अगर दोबारा आएगा
तो अब उस पे सुनवाई नहीं की जाएगी। अब इसी केस को देखते हुए जो कि इस पर निर्णय लिया गया है, इसी के अनुसार अब उस पर भी फैसला दे दिया जाएगा। अब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा तो वो अभिलेख नजीर बनेगा ही बनेगा, और इसके निचले न्यायालयों के लिए भी ये प्रावधान कर दिया जाएगा। निचले न्यायालय भी अब अलग से इस पेन चुराई में क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये अभिलेख के तौर पे अपनी सजा को मुकर्रर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये अभिलेख न्यायालय समझ में आया होगा। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 130 की। मेरे बेटे अनुच्छेद 130 बोलता है कि जो भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय होगा इसके स्थान का प्रावधान करता है, स्थान का प्रावधान करता है। और इसका स्थान है कहां पे, तो इसका स्थान हमारे दिल्ली में है। कहां पे, दिल्ली में है इसका स्थान। पूरे इंडिया में हमारा एक ही सर्वोच्च न्यायालय जिसका स्थान या जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। ठीक है, तो ये हमारा प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 130 के मध्य में। ठीक है, तो फिलहाल में ये थे हमारे कुछ ऐसे अनुच्छेद जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थे। इससे रिलेटेड हम एक क्लास अभी और लेकर के आएंगे। अभी 130 तक की बातें हम लोगों ने आपके समक्ष रखी। अभी जो भी सारी बातें हैं 147 तक की बातें हम करेंगे इस सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर पे या इसी के नेक्स्ट लेवल पे। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।